हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्रगति क्लासेस। मेरा नाम है विकास और आज हम लोग फिर से एक अच्छे टॉपिक के साथ इकोनॉमिक्स में जुड़ रहे हैं और टॉपिक का नाम है आर्थिक नियोजना, इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है, तो इकोनॉमिक प्लानिंग की रिक्वायरमेंट हुई कैसे? सबसे पहले हम लोग इस पे बात कर लें। क्या आवाज़ वगैरह है? ठीक है, देखिए इकोनॉमिक प्लानिंग की बात हुई कैसे। सबसे पहले हम लोग इसी पे डिस्कशन कर लें कि इकोनॉमिक प्लानिंग है क्या और इकोनॉमिक प्लानिंग में और क्या क्या हम लोग ऐसी बातें रखें जिससे इकोनॉमिक प्लान समझ में आ जाए। ठीक है, इकोनॉमिक प्लान की जब हम लोग बात करते हैं तो अब पूरे वर्ल्ड लेवल पे इसकी चर्चा चल रही थी, पूरे वर्ल्ड लेवल पे। तो 1928 में सबसे पहले आपको दिखेगा यूएसएसआर। यूएसएसआर कहने का मतलब क्या है? फिलहाल का यूक्रेन और रसिया एक में। ठीक है, फिलहाल का यूक्रेन और रसिया एक में यूएसएसआर कहने का मीनिंग है। वहां सबसे पहले अप्लाई किया गया कि वहां जो प्लान थी, प्लान अप्लाई करके वहां पे डेवलप किया गया और प्लानिंग की बात कि इकोनॉमिक को किस तरीके से हम लोग मैनेज करें कि ग्रोथ हो और बहुत अच्छे से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो। यही सब पर्पस अल्टीमेटली पूरे वर्ल्ड का था, उसी में इंडिया भी आएगा। तो इंडिया की जब हम लोग बात करते हैं तो इंडिया में सबसे पहले जब हम लोग प्लानिंग की बात करते हैं तो इंडिया में जब पहले थोड़ा सा प्लानिंग कमीशन के बारे में कुछ डिफिनीशन वगैरह देख लीजिए, फिर बात करते हैं कि हम लोग राष्ट्रीय नियोजन यानी नेशनल प्लानिंग कहते किसको हैं। पहले देखिए, हम लोग नेशनल प्लानिंग उसको कहेंगे जो भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं। पहले सीधा सीधा समझ, जो भी हमारे पास क्या है, रिसोर्सेस हैं, उसको प्रॉपर मैनेज करके हम लोगों को ग्रोथ करना है, उसी को हम लोग प्लानिंग बोलेंगे। मेरी बात ठीक से समझ में आया? जो भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं उसको क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से मैनेज करके ग्रोथ करेंगे, वही हमारा प्लानिंग कमीशन है। सीधी बात ये। ठीक, ये देखिए, द गवर्नमेंट डज नॉट प्लान ऑफ फॉर द प्रॉपर यूज ऑफ द रिसोर्सेज, द हिस्ट्री ऑफ द प्लानिंग इंडिया ओल्डर देन द प्लानिंग कमीशन। तो जो हमारे पास रिसोर्सेज थे उसको हम लोग बहुत प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहे और उसको प्रॉपर यूज करना ही हमारा प्लानिंग कमीशन का मिशन ही था। प्लानिंग कमीशन का मिशन ही था कि जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं उनको क्या करें, हम प्रॉपर यूज करें। तो सबसे पहले 1934 में एम वैसरैया हुए, जो बहुत अच्छे इंजीनियर्स डे जिनके दिन पे हम लोग जन्मदिन पे मनाते हैं और बहुत अच्छे इकोनॉमिक्स भी हुए। उन्होंने सबसे पहले 1934 में प्लान की बात करी। ये सर्वप्रथम देखिए 1934 में एम वैसरैया ने बात करी कि ये प्लानिंग इकोनॉमी की बात करे, बहुत तेजी से और बहुत डिटेल में बात करे। और ऐसी लोगों का ये कही हुई बात है, कुछ कहते हैं कि वो ट्रेन से जब यात्रा कर रहे थे तो उस समय रेलगाड़ी तो चली रही थी। रेलगाड़ी सबसे पहले 1850 में मुंबई से थाने तक तो चली थी। तो ट्रेन से यात्रा कर रहे थे तो एक जगह पटरी बहुत खराब थी, बस उस ट्रेन की दुर्घटना नहीं हुई और उनको एहसास हो गया कि पटरी इस जगह खराब है और उस जगह वो क्या किए, पेन फेंक दिए खिड़की से बाहर। और कुछ दूर जाके स्टेशन मास्टर को ये बताए कि इतने लगभग इतने डिस्टेंस पे जाइए और वहाँ हमने अपना पेन फेंका हुआ है, आपको मिलेगा, वहाँ पटरी वगैरह खराब है। और वहाँ जाके जब देखा गया तो वाकई बैटरी खराब था। कहने का मतलब ये था कि वो इस तरीके से ऑब्जर्वर पर्सन थे कि हर एक चीज को बहुत नोटिस किया करते थे वो कि कहाँ गलत या सही हो रहा है। ये उनका बिल्कुल पर्सनालिटी में था। तो प्लानिंग कमीशन की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे 1934 में बात करें हैं एम वैसरैया प्लानिंग के लिए हमारे इंडिया में। इतनी बात क्लियर है। अगर वर्ल्ड लेवल पे बात करेंगे तो सबसे पहले कहाँ आया था, यूएसएसआर में। और कब आया था, 1928 में। यही दो बात अब तक हम करें हैं फैक्ट में, जो आपसे एसएससी लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यही दो बातें करें हैं। इतनी बात क्लियर है? ओके, फिर देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, उसके बाद की बात देखिए। फिर आफ्टर कुछ टाइम बाद 10 ईयर के लिए ये देखिए प्लान बनाया गया, कितने ईयर के लिए, 10 ईयर के लिए। और इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये था
कि जो भी हमारा नेशनल इनकम है उनको क्या किया जाए, डबल किया जाए। और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को क्या करना है, उसको इंक्रीज करना है। पर्पस सीधा था कि जो भी नेशनल इनकम है उसको डबल कर देना है और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसको क्या करना है और प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है 10 ईयर ए प्लानिंग में। फिर 1938 में फिर से प्लानिंग बनी, उसको कांग्रेस का प्लान बोला जाता है और इसके जो चेयरमैन थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और ये हरिपुरा में कॉन्फ्रेंस में रखा गया। देखिए ये प्लान तो बहुत अच्छे से बना था मगर ग्राउंड पे बहुत अच्छा से रन नहीं कर पाया, मगर प्लान तो बना था। तो ये फैक्ट आपको याद क्या रखना है कि 1938 में ये प्लान बना हुआ था और इसके चेयरमैन कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और कहाँ पे हुआ था, तो हरिपुरा में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। ये आपको बिल्कुल ही याद रखना है, यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एसएससी रेलवे बैंक में, यही सीधा। और एक कौन सा प्लान था, तो कांग्रेस प्लान था। इतनी बात आप लोगों को क्लियर है या नहीं? क्लियर है। यही बात हिंदी में लिखा हुआ है कि यहाँ पे यह योजना 10 वर्षीय थी और जिसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय आय को दुगुना करना था और औद्योगिक को यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन को इंक्रीज करना था, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना था। ये सीधा मिशन था। फिर उसके बाद यहाँ पे 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हरिपुरा में सम्मेलन में हुआ, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता कर रहे थे और इसकी समिति एक कांग्रेस योजना इसको बोला जाता है। इतना सबको क्लियर है या नहीं? अब तक सारी बात हम समझा पाए आप लोगों को? ऑफलाइन वाले यस स्क्रीनशॉट, ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट, ऑफलाइन वालों को पीडीएफ मिल जाएगा, आप लोग नोट डाउन भी करते। ओके, अब आइए जब नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट देखिए क्या है। 1944 और 45 में 8 हमारे यहाँ 8 जो अरबपति लोग हैं, अरबपति लोग कहने का मतलब उस समय के कह सकते हैं धीरूभाई अंबानी थे, जमशेदजी टाटा थे, ऐसे ही बहुत अरबपति लोग, लोगों ने प्लान बनाया और उन लोगों का जो प्लान था वो 15 ईयर का था। वो जो प्लान था वो कितने ईयर का था? 15 ईयर का था। उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन की लीडिंग के लिए प्लान बनाया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉम्बे प्लान बोलते हैं। कौन सा प्लान बोलते हैं? बॉम्बे प्लान। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। अब गांधी जी के विचार से बहुत ज्यादा इंस्पायर थे, वो इंस्पायर थे श्रीमन नारायण, जिन्होंने 1944 में एमएसएमई यानी जो गांव, देखिए गांधी जी का विचारधारा बड़ा सिंपल सा था कि हम तभी अच्छे राष्ट्र बनेंगे, अच्छे नेशनल बनेंगे जब हमारा गांव डेवलप हो, हमारा विलेज क्या होगा? डेवलप होगा। और वो अपने इकोनॉमिक मॉडल में भी लोकल गुड्स को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। अपने इकोनॉमिक मॉडल में भी किसको बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं? लोकल गुड्स को। लोकल गुड्स जो वहां के गुड्स हैं उसी से हो और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हो, इसको बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। तो उन्हीं से बहुत ज्यादा इंस्पायर कौन थे? आपके श्रीमन नारायण अग्रवाल जी। ये बहुत ज्यादा इंस्पायर थे कि इन्होंने उन्हीं के आइडियोलॉजी पे एमएसएमई की कॉन्सेप्ट पे बात करी, यानी जो मिनिमम इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकते हैं गांव में, जो कॉटन वगैरह ये सब का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है, उस पे फोकस करके एक प्लान दिए। तो उस प्लान की बात हम लोग इसी में करते हैं। यही बात यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है कि 1944 में वही 8 प्रमुख अरबपति जो टॉप के उद्योगपति थे, उन्होंने बॉम्बे प्लान को दिया। और श्रीमन नारायण 1944 आपको याद रखना है, ठीक है? 1944 आपको याद रखना है, यही आपसे पूछा जाएगा। 1944 में श्रीमन नारायण अग्रवाल जी गांधीवादी विचार से बहुत ही प्रभावित थे और लघु कुटीर उद्योग को, यानी जो एमएसएमई छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं उसको बहुत तेजी से, और एग्रीकल्चर को प्रमोट करते थे, लोकल गुड्स को प्रमोट करके। यही प्लान उन्हीं के बेस पे दिए थे। इतनी बात सबको क्लियर है या नहीं? आप सीधा सीधा हमें बताओ, क्लियर है? ऑनलाइन वाली स्क्रीनशॉट खींच लो, ऑफलाइन वाले नोट डाउन कर लो। ओके, आइए नेक्स्ट। फिर देखिए 1945 की बात करते हैं हम लोग। 1945 में फिर से प्रेजेंट एम एन रॉय जो थे उन्होंने प्रेजेंट करा। वो कहे कि देखो भाई, ऐसा है कि हमारे यहाँ गरीबी अमीरी की दूरी बहुत है, इनकम की इनइक्वलिटी बहुत है। अमीर के पास बहुत पैसे हैं, गरीब अपना बेसिक नीड भी पूरा
नहीं कर पा रहा है, जो गरीब है वो अपना बेसिक नीड भी पूरा नहीं कर पा रहा है। तो अब हम लोगों को प्लान में ऐसा करना है कि जो बेसिक नीड नहीं पूरा कर पा रहे हैं, उनको उस प्लान में अलग से वेटेज दिया जाए, अलग से अटेंशन दिया जाए। ठीक है? जैसे फिलहाल में हम लोग सब्सिडी दे देते हैं, वो बोले कि अलग से उन लोगों को वेटेज दिया जाए, उन लोग को इस तरीके से संरक्षण दिया जाए कि वो आसानी से ग्रोथ कर सकें। तो ये 1945 में एम एन रॉय इस प्लान के साथ क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ देखिए 1945 एम एन रॉय presented the people plan in which emphasize was laid to fulfill the basic need of the people. Okay. अब इसके बाद क्या हुआ, 1950 में जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण के बारे में सबसे ज्यादा लोग और बहुत तेजी से वो हाईलाइट कब हुए, जब इंदिरा गांधी जी का इमरजेंसी का योजना था, तो इमरजेंसी के वो खिलाफ जब आए, तो उस समय जयप्रकाश नारायण जी बहुत ही हाईलाइटेड हुए और बहुत वो लड़ाई लड़े, फ्रीडम फाइटर तो है ही थे। ठीक, तो उस समय भी तो 1955 में सर्वोदय प्लान का उन्होंने एक प्रिपेयर करके दिया 1950 में। कौन? जयप्रकाश नारायण जी दिए। इतने बात आप लोगों का क्लियर है या नहीं? सारा चीज क्लियर है? अभी तक हम क्या बोले, एम एन रॉय जो हैं वो किस बेस पे काम करते थे कि जो बेसिक नीड वाले पर्सन थे, जिनकी बेसिक नीड फुलफिल नहीं हो पा रहा है, मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो फुलफिल नहीं हो पा रही, उस पर फोकस किए कि भाई उन लोगों को अलग से वेटेज दो, उन लोगों को अलग से प्रोटेक्शन दो, संरक्षण दो कि वो अच्छा कर सकें, जी खा लें पहले, यानी रोटी कपड़ा और मकान पहले उन लोगों को, रोटी कपड़ा तो पहले दो, मकान नहीं दे रहे हो तो पहले इस तरीके से काम करो आप। ठीक, उसके बाद हम बात करें 1950 में जयप्रकाश नारायण जी के लिए बात करें कि वो जयप्रकाश नारायण जी ये प्लान की बात करते हैं, सर्वोदय प्लान की बात करते हैं। इतनी बात क्लियर है? फिर देखिए केसी नियोगी सोवियत संघ यूनियन की व्यवस्था लिए और वो कंकरंट लिस्ट पे, वो किस पे बात करें, कंकरंट लिस्ट पे। यहां देखिए कंकरंट लिस्ट, कंकरंट लिस्ट कहने का मतलब क्या है, जिसपे स्टेट भी काम करेगा और सेंट्रल भी काम करेगा, दोनों लोग मिलकर एक बनाएंगे योजना, उस पे वो फोकस किए। कौन फोकस किए? तो केसी नियोगी उस पे ये फोकस किए, राइट। एंड 1950 में उन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि प्लानिंग कमीशन फॉर्म ऑन 15 मार्च 1950 को। इस तरीके से प्लानिंग हुई। अब बात क्लियर हुई। यहाँ पे 3 प्लान की बात किए, एम एन रॉय के प्लान के बारे में बात की जो बेसिक नीड पे बात करते थे, सर्वोदय प्लान की बात करें जो श्री जय प्रकाश नारायण जी की बात करें, फिर उसके बाद केसी नियोगी की बात करें हम लोग, जो कि सोवियत यूनियन से बहुत ज्यादा, यूएसएसआर से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट थे। वहां पे क्या था कि कंकरंट लिस्ट की बात करने लगे कि देखिए जो आप प्लान बना रहे हो दोनों को मिलके बनाओगे, स्टेट भी और सेंट्रल भी। इतनी बात क्लियर हो गया? ओके, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, फिर योजना कमीशन की बात करी गई 15 मार्च। अब योजना कमीशन के बारे में सुन लीजिए। देखिए जो योजना कमीशन है वो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग गठन किया और ये रूस के संविधान से लिया गया। प्लानिंग कमीशन आ गया क्या? अच्छा, थोड़ा सा प्लानिंग कमीशन का जान लीजिए, फिर हम लोग डायरेक्ट अपने उसी पे जाएंगे। तो ये आप 15 जनवरी अभी ही ले आए यार, थोड़ा सा देखिए, ये नहीं, अभी रुक जाइए, इस पे नहीं बात करेंगे, अभी इस पे बात नहीं करेंगे। ये पहले हम लोग फिर एक पंचवर्षीय योजना पे बात करेंगे, हम लोग अभी योजना आयोग पे नहीं बात, ठीक है, उस पर अलग से बात करेंगे। फिर देखिए पंचवर्षीय योजना का, पंचवर्षीय योजना अब तक कितने रखे गए हैं, तो अब तक पंचवर्षीय योजना जो है हम लोगों का 12 पंचवर्षीय योजना रखा गया। ओके, और जिसके अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो आपके अध्यक्ष थे, और गुलजारी लाल नंदा जो थे वो उपाध्यक्ष थे। गुलजारी लाल नंदा जो थे उपाध्यक्ष थे। तो यही बात इसमें लिखा गया है कि यहाँ पे देख लीजिए 5 ईयर प्लान अब तक रखा गया है, जिसमें कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो चेयरमैन होते हैं। उस समय के प्राइम मिनिस्टर हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और वाइस की बात जब करते हैं, उपाध्यक्ष की बात करते हैं,
तो गुलजारी लाल नंदा थे। इतनी बात क्लियर है या नहीं? क्लियर है? ओके। अब देखिए नेशनल डेवलपमेंट के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, आइए। नेशनल डेवलपमेंट की बात, इसकी इस्टेब्लिश देखिए, इसको स्टेबल किया गया 6 अगस्त 1952 को। उस समय क्या किया गया? इसको स्टेब्लिश किया गया। और प्राइम मिनिस्टर इट्स द चेयरमैन, इनके चेयरमैन कौन थे? प्राइम मिनिस्टर ही थे। और यही फिर 5 ईयर प्लानिंग कमीशन चली, और इसमें देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनियन एंड टेरिटरी एंड ऑल द मेंबर ऑफ द प्लानिंग कमीशन एंड एक्स ऑफिसो मेंबर ऑफ द अप्रूव्ड इन 5 ईयर। ये 5 ईयर फिर उस समय से एकदम बिल्कुल अच्छे से अप्रूव हो गया। और ये इस्टेब्लिश कब किया गया था? ये सन आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, 6 अगस्त 1952। इतनी बात क्लियर है या नहीं? आप हमें इतना बताओ पहले। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग चल रहे हैं, वही प्लान ही बनाने में लगे हुए हैं। अब आएंगे फिर उसके बाद हम लोग प्लान की बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, सीधा सीधा इसका पर्पस क्या था? तो पर्पस देखिए, पर्पस ये था हम लोगों का, प्लानिंग कमीशन का, कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, सामाजिक न्याय हो, पूर्ण स्वराज की रोजगार की प्राप्ति, यानी सबको रोजगार मिलता रहे, गरीबी कम हो, निवारण कहने का मतलब गरीबी कम हो, रोजगार के अवसरों का सृजन हो, सृजन मतलब मिले लोगों को, रोजगार के अवसरों का सृजन हो, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति हो, ऐसा ना हो कि लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो, वो क्या हो कि आत्म खुद का खाना का व्यवस्था आराम से कर सकें, खाने पीने रहने का, निवेश एवं पूंजी का निर्माण हो, इन्वेस्टमेंट की भी बात करी गई, समान आर्थिक, ये आर्थिक रहेगा इस जगह, समान आर्थिक वितरण एवं क्षेत्रीय विषमता में कमी हो, ठीक है, समान जो वेल्थ के लेवल पे लोग लगभग समान हो, और जो उनके बीच में इनइक्वलिटी है वो कम हो, मानव संसाधन का विकास हो, ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट हो, निजी उदारीकरण और वैश्वीकरण से गरीबों की सुरक्षा हो, ऐसा ना हो कि प्राइवेटाइजेशन गरीब लोगों का एक्सप्लॉइटेशन करने लगे, उसका शोषण करने लगे, ऐसा ना हो, तीव्र आर्थिक विकास के साथ समावेशी विकास भी हो, मतलब इस तरीका का विकास हो कि हम तेजी से ग्रोथ भी करें और सबको साथ लेकर ग्रोथ करें। मेरी बात ठीक से सुनिएगा, इसका मीनिंग ये है कि हम बहुत तेजी से ग्रोथ करें और सब लोगों के साथ लेकर भी ग्रोथ करें। और यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहने का मतलब सीधा सीधा कि हम अपना ग्रोथ कर रहे हैं मगर किसी तरीके से इन्वायरमेंट को या दूसरे को हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं, यही होता है। तो आइए देखिए यहाँ यही चीज इंग्लिश में है। पहले आप लोग ऐसे हिंदी वाले आप लोग भी नोट डाउन कर लो और आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लो, फिर इंग्लिश में एक्सप्लेन। ये देखिए अब यहाँ की बात करें हम लोग, तो देखिए प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वही बात है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाए बहुत तेजी से, सोशल जस्टिस हो, और क्या हो, अटेनमेंट ऑफ द फुल एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट सबको मिले, फिर पॉवर्टी को कम किया जाए, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बढ़ा दिया जाए, अटेनमेंट ऑफ द सेल्फ रियलाइजेशन, कहने का मतलब ही है कि खुद का भरण पोषण कर सके, कहने का मतलब कि हम खाना वाना रहने खाने की व्यवस्था खुद से कर सकें, इन्वेस्टमेंट और कैपिटलाइजेशन का प्रमोशन हो, अब इन्वेस्टमेंट आएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, इस तरीके का प्रमोट हो, कहने का मतलब सीधा सीधा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट और कैपिटलाइजेशन, इक्विटेबल इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिडक्शन द रीजनल डिस्पैरिटी, कहने का मतलब ये है कि इकोनॉमिक आर्थिक डिस्ट्रीब्यूशन लगभग बराबर हो और जो लोगों के बीच में इनइक्वलिटी है वो कम किया जा सके, मॉडर्नाइजेशन हो, मॉडर्नाइजेशन कहने का मतलब क्या है कि उसमें टेक्नोलॉजी का ग्रोथ हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, उसमें क्या हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, बात क्लियर हो रहा है ना, ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट हो, प्रोटेक्शन ऑफ द पुअर पीपल, पुअर पीपल को प्रोटेक्शन मिले, किससे,
प्राइवेटाइजेशन से, लाइवलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन से। ऐसा ना हो जो कि प्राइवेटाइजेशन वाले, प्राइवेट वाले एक्सप्लॉइट करने लगे। इंक्लूसिव ग्रोथ विद द रैपिड ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ कहने का मतलब वही जो बात बोले हम, कि बहुत तेजी से ग्रोथ करे मगर सबको साथ लेकर ग्रोथ करे, राइट। बहुत तेजी से ग्रोथ करें मगर सबको साथ लेकर ग्रोथ करें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, यहाँ देखिए सही लिखा हुआ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। इतनी बात सबको क्लियर हुआ या नहीं, आप हमें ये बताओ। इतनी बात क्लियर है? डन। आपको समझ आ रहा है? ओके, सबको समझ आया ना? हाँ, तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। अब देखिए, फिर नीति आयोग के बारे में बात अभी हम नहीं करेंगे, ये हम लोग दूसरे पार्ट में बात करेंगे। अभी नीति आयोग के बारे में बात नहीं करेंगे हम लोग। अभी नीति आयोग आ चुका है, 15 जनवरी से 2015 से लागू हो चुका है, मगर हम लोग वो सेकेंड पार्ट में बात करेंगे। हम लोग अब बात कर रहे हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में। अब देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना यानी इसमें क्या था। यहाँ इन 1950 अब तक 12 पंचवर्षीय योजना चला है, ये बात तो आपको बता ही दिए हैं, ठीक है। ये 12 पंचवर्षीय योजना को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। यह हेमर डॉमर मॉडल पे था। देखिए, हेमर डॉमर मॉडल ऐसा मॉडल था जो कि खासकर डेवलप्ड कंट्री के लिए फॉलो होता था। डेवलप्ड कंट्री कहने का मतलब जहाँ की इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत बेहतर हो, मगर यहाँ पे अप्लाई हो सकता था। इंडिया ऐसा है ही है, यहाँ पे सब भाषा के लोग बसते हैं और सभी लोग जैसे बसते हैं। यहाँ ऐसे भी पर्सन है जो वर्ल्ड पे चौथा नंबर पे है और ऐसे भी पर्सन है जो साउथ अफ्रीका है। तो हेमर डॉमर मॉडल भी हमारे यहाँ अप्लाई हुआ था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में पाखड़ नागला, दामोदर घाटी, हीराकुंड, बहुउद्देशीय नदी परियोजना ये सब चालू हुई थी, ठीक। तो ये मॉडल आप याद रखेंगे, हेरोड डॉमर मॉडल, ओके। यही बात लिखा है, इट इज द बेस्ड ऑन द हेरोड डॉमर मॉडल। दिस प्लान एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज्ड ट्वाइस इन द टारगेट। तो उन लोगों का सीधा सीधा टारगेट ये था कि हम लोग जब बांध वगैरह यानी डैम वगैरह बना देंगे बहुत अच्छे से, तो एग्रीकल्चर जो होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए सबसे क्या रिक्वायरमेंट चीज होता है, रिक्वायरमेंट चीज होता है वाटर। और हम लोग डैम बना दे रहे हैं, जब डैम बना दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वाटर आएगा ही और ट्वाइस टारगेट हो जाएगा। फिर मल्टीपल पर्पस रिवर प्रोजेक्ट, द वही पाखड़ नागला डैम, दामोदर वैली एंड द हीराकुंड वर स्टार्टेड द फर्स्ट प्लान इटसेल्फ। इतनी बातें, ये बात सबको समझ आया? ये बात आपको याद रखना है कि फर्स्ट पंचवर्षीय योजना में हेरोड डॉमर मॉडल एग्जिस्ट करता है। आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लो और आप लोग नोट डाउन कर लो ऑफलाइन वाले, ओके, ठीक। और टाइम बचा, आइए देखिए अदर मेजर ऑब्जेक्टिव। जो हम लोगों का अदर मेजर ऑब्जेक्टिव क्या क्या था? क्या ऑब्जेक्टिव था कि कृषि क्षेत्र में विकास का सर्वोच्च प्राथमिकता हो, ठीक है। एग्रीकल्चर को, देखिए एग्रीकल्चर को हम लोग शुरू से बहुत ज्यादा वेटेज देते आए हैं, इसीलिए आज भी जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है वो सबसे लार्जेस्ट क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट देता है। एम्प्लॉयमेंट जो है सबसे लार्जेस्ट जो देता है वो प्राइमरी सेक्टर ही देता है हमारे। न्यूनतम समय में खाद्यान्न की आत्मनिर्भरता की प्राप्ति हो, हम लोग सबसे पहले, क्योंकि उस समय हम लोग का देश आज़ाद हुआ था और जब आज़ाद हुआ था तो हम लोग तो भाई गरीबी से जूझ ही रहे थे। तो सबसे पहला भाई पेट पूजा तो होना ही चाहिए, यानी सबसे पहले हम लोगों को आत्मनिर्भरता इस तरीके से चाहिए कि हम लोग खाने पीने के लिए दूसरों पे निर्भर ना रहें। लघु एवं कुटीर उद्योग का इसको बहुत तेजी से प्रमोट किया जा रहा था और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वांछित पृष्ठभूमि भी तैयार की जा रही थी। अब थोड़ा इंग्लिश में पढ़ दें। टॉप प्रायोरिटी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो दी गई थी वो किसको दी गई थी, एग्रीकल्चर सेक्टर को। क्या बात क्लियर है? रिमूविंग द इम्बैलेंस कॉज्ड बाय द पार्टिसिपेशन ऑफ द कंट्री एंड वार। कहने का मतलब देखिए, हम लोग पार्टिसिपेशन और वार से हमारे यहाँ बहुत ज्यादा असंतुलन फैला हुआ था, यही बात बताया गया है। थोड़ी सी बात यार कभी कभी होता है। हाँ, देखिए पार्टिसिपेशन से हमारे कंट्री में बहुत तेजी से क्या हुआ था, गरीबी भूखमरी फैला हुआ था और वार की वजह से भी हम लोग अभी अभी नया आज़ाद हुए थे। तो हम लोग का पहला ये था कि हम लोग अचीव करें कि हम लोग
के पास इतने फूड हों कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, कम से कम खाने पीने की व्यवस्था हो। तो फूड के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि फूड इस तरीके से सफिशिएंट मिले। क्रिएटिंग द डिजायर द बैकग्राउंड ऑफ द रिवाइवल स्मॉल कॉटेज एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब लोग हम लोग क्या कर रहे थे, छोटे लेवल पे भी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे, इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, यानी कुटीर उद्योग बना रहे थे, और बड़े लेवल की पृष्ठभूमि भी बना रहे थे कि हम बहुत तेजी से ग्रोथ कर सकें। इसीलिए हेमर-डोमर मॉडल की बात करी गई है कि हेमर-डोमर मॉडल क्यों लगाए भाई, क्योंकि उस समय हम लोग एक पृष्ठभूमि यानी भूमिका तैयार कर रहे थे कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होगा। और क्यों नहीं होगा, हमारे यहाँ सारी चीजें रिसोर्सेज थे तो। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड यानी सेकेंड पंचवर्षीय योजना की बात कर रहे हैं हम लोग। आइए, यह पीसीए नाम जरूर याद रखना है आपको। पीसी महान लोबिस मॉडल पर आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य भारी उद्योग की स्थापित करना था। ठीक है, इनका मेन था कि हम लोग बहुत अच्छे अच्छे कंपनियों को डालते के, उसी समय भेल वगैरह सारी कंपनियां डाली गई। तो भारी उद्योग की स्थापना के लिए विदेश से अत्यधिक ऋण लेना पड़ा, और जिसके कारण इस योजना में असफलता माना जाता है कि हम लोग बाहर से ये पैसा वैसा ले लिए तो थोड़ा सा असफल रहे। मगर पर्पस ये था कि कंपनी वगैरह डालेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन फर्स्ट में हम लोग तैयार कर रहे थे, सेकेंड में भाई कंपनी खड़ा करेंगे, यही काम था। टू स्टेब्लिश द हैवी इंडस्ट्री हुज लोन हैड टू द टेकन फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज ड्यू टू विच द प्लान कंसिडर्ड अनसक्सेसफुल। मगर प्लान अनसक्सेसफुल रहा, मगर हम लोग कंपनी वगैरह डाले उस तरीके से, ऐसा नहीं हुआ कि एकदम फेल हो गए। ठीक, क्या क्या कंपनी डाले, एक कुछ कंपनी भी है देखिए। जर्मनी से, यहाँ देखिए, इंडिया बिगेस्ट स्टील प्लांट इन्वॉल्व इन द स्कीम। इंडिया में एक बिगेस्ट प्लान रखा गया जो कि स्टील प्लांट बनाया गया। फिर देखिए, अंडर दिस स्कीम स्टील प्लांट वार स्टेब्लिश द राउरकेला जो उड़ीसा में था, विद द कॉर्पोरेशन ऑफ द जर्मनी भिलाई छत्तीसगढ़ में, कॉर्पोरेशन ऑफ द सोवियत यूनियन संघ से दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, कॉर्पोरेशन ऑफ यूके। हम लोग बाहर से पैसा ली है मगर कंपनी डाले, समझ आया कि नहीं, कंपनी डाल के रहेंगे भाई, हम किसी से कम नहीं। तो सेकेंड में हम लोग कंपनी डाल चुके थे, हालांकि कर्जदार बन रहे थे, मगर इंडस्ट्रियलाइजेशन भाई, जब आप बिगिनिंग टाइम कोई भी चीज स्टार्टअप करोगे तो जाहिर सी बात है भाई, इन्वेस्टमेंट तो होता ही है, और अच्छे से रन करा ले गए तो आगे निकलेंगे। फिर अन्य मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था, तो आधारभूत, थोड़ा सा इंग्लिश में ही पढ़िए। टू कैरी आउट द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड स्पेशल emphasize the basic and heavy industrialization to expand the employment opportunity। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को भी लार्ज स्केल पे बढ़ाया गया। फिर इसके बाद देखिए, टू रिड्यूस द इनकम एंड वेल्थ इनइक्वलिटी टू मेक मोर द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन द इकोनॉमिक पावर। और झारखंड में बोकारो स्टील प्लांट डाला गया, 5 ईयर प्लान झारखंड में, ये बस याद रखिएगा, झारखंड में बोकारो स्टील प्लांट बहुत पॉपुलर है, ये डाला गया कॉर्पोरेशन ऑफ द यूएसएसआर के हेल्प से। तो यही बात इसमें बताया गया है तृतीय पंचवर्षीय योजना में कि झारखंड में बोकारो स्टील प्लांट यूएसएसआर के सहयोग से तीसरी पंच योजना लगाई गई, और आय और धन की असमानता कमी हुई, और आर्थिक शक्ति का अधिक समान वितरण हुआ, और रोजगार के अवसरों का बहुत अच्छा से पैमाना प्रसार होगा कि रोजगार बहुत तेजी से बढ़ा। आधारभूत और भारी उद्योग की विशेष जोर देने पर तीव्र औद्योगिकरण हुआ। तो देखिए, तीसरी में हम लोग को फायदा मिला ना, दूसरा में हम लोग कर्जदार भला ही बन गए थे, अच्छे से रन कराए तो रोजगार भी मिला, इनइक्वलिटी भी कम हुई। और क्या था, देखिए, यह योजना भारतीय अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भरता और स्वतः स्फूर्त बनाने के लक्ष्य के साथ प्रारंभ हुआ। हम लोग एकदम बिल्कुल आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ने लगे और स्वस्फूर्त होने लगे। इस योजना में का उद्देश्य कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा मिला, एग्रीकल्चर को भी बढ़ावा मिला और इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी मिला। खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना और उद्योगों और निर्यात जरूरतों को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन को भी बढ़ावा मिला। तो दिस प्लान सबको बढ़ावा, देखिए इस योजना में जो थर्ड वाला है, इसमें क्या हुआ कि एग्रीकल्चर को भी बढ़ावा मिला और इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी बढ़ावा मिला, दोनों को मिला। तो यही बात है, दिस प्लान वाज द स्टार्टेड द मेन मेकिंग द इकोनॉमिक सेल्फ realization and spontaneous. This aim
Plan was to promote both agriculture and industry. The achieve self-sufficient and filled the grain to increase the agriculture production and meet the need of the industrialization export. दोनों काम होगा। बात क्लियर है? आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लो और आप लोग नोट डाउन कर लो। ठीक है, आगे देखिए, एक्सपेंडिंग द बेसिक लाइक द स्टील, केमिकल और इलेक्ट्रिसिटी, ये सब के बहुत तेजी से हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा। तो बेसिक इंडस्ट्री, स्टील, केमिकल, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब का प्रमोशन बहुत तेजी से हुआ, बहुत तेजी से एक्सपेंड कर गया। और इस्टेब्लिश द मशीन मैन्युफैक्चर कैपेसिटी सो दैट द नीड ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन कैन मेड ओन रिसोर्सेज विद इन 10 ईयर ऑफ द फ्यूचर, फुल यूज द कंट्री ह्यूमन रिसोर्स, इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट। और यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स भी बढ़े और एम्प्लॉयमेंट की भी बढ़ी, हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटी बहुत तेजी से बढ़ी। ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में है, अभी हम उसी का यूज है। ठीक, अब आगे थोड़ी सी बात समझ लीजिए। उस समय फिर क्या हुआ कि जब चाइना और इंडिया का वार हुआ तो हम लोग चाइना से हार गए, और उसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्या हो गई, हमारे प्रधानमंत्री जी की डेथ हो गई। तो यहाँ पे 1962 चीन से युद्ध हुआ, जिसके बाद नेहरू जी की मृत्यु हो गई। और 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हम लोग को लड़ना पड़ा। 1966 में भीषण सूखा पड़ा, उसी समय नारा दिया गया जय जवान और जय किसान। उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री लाल बहादुर शास्त्री थे, और यह अब तक के सबसे असफल योजना रही। और इस योजना के बाद 3 साल तक कोई भी योजना नहीं बनी, और योजना पर अवकाश ले लिया गया। जो हम लोग 5 साल का योजना बना बना के चल रहे थे, अब इस तरीके से मामला देखिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमारे यहाँ गड़बड़ा गई थी, और इकोनॉमिकल कंडीशन भी गड़बड़ा गया था, यानी बहुत अच्छे से चल नहीं रहा था, सरवाइव कर नहीं रहा था। जब सरवाइव नहीं कर रहा था तो मामला बड़ा ठप पड़ गया। तो 3 साल तक हम लोग ऐसी कोई योजना की बात नहीं करें। तो वही बात यहाँ इंग्लिश में आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। फिर देखिए, वार चाइना 1962 में हुआ, और नेहरू जी का वो वही डेथ हो गई। पाकिस्तान से 1965 में हुआ। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्राइम मिनिस्टर बने, और क्या नारा दिए, जय जवान जय किसान की नारा दिए। और उसी बात को यहाँ पे स्कीम अनसक्सेसफुल रहा, और हम लोग 3 साल के लिए रुक गए कि चलो भाई पहले सारे योजना करो, फिर से मामला गड़बड़ा गया। हाँ, हम लोग अंग्रेजों के टाइम पर आ गए। फिर इसी को अब क्या बोला गया, प्लान हॉलीडे की बात फिर करी गई। तो प्लान हॉलीडे के बारे में जान लीजिए। 1966 and 69 3 annual plan were prepared under the फॉर्मेट ऑफ द 4th प्लान। तो ये अब 4th प्लान के लिए बात तैयारी चलने लगी, और इंडो पाक वार 1965 consecuted year the brought devaluation of the currency, increased the price of the common consumer goods and shortage। उस समय भी प्रॉब्लम था हमारे यहाँ, और रिसोर्सेज द प्लानिंग डिले द फाइनलाइजेशन ऑफ 4th प्लानिंग। अब क्या हुआ कि हमारे यहाँ की करेंसी भी क्या हो गई थी, डाउन हो गई थी। देखिए, करेंसी भी डाउन हो गई थी, और गुड्स के जो सर्विसेज के प्राइस जो थे वो भी क्या हो रहे थे, वो भी हाई हो रहा था। गुड्स और प्राइस की सर्विसेज भी हाई हो रहे थे। ठीक है, और प्लानिंग डिले और फाइनलाइजेशन ऑफ 4th प्लान ईयर। ओके, इतनी बातें हुई। तो अब स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। अब यही बात फिर हरित क्रांति के बारे में भी बात कर ले कि हरित क्रांति क्या हुआ, इसके बारे में देखिए। हरित क्रांति के बारे में देख लीजिए। यह तीसरी पंचवर्षीय योजना अंतिम समय में 1966 में प्रारंभ हुआ। उधर 3 साल के लिए रुक गया था प्लान भाई। ठीक, विश्व में इसका जनक अमेरिका के वैज्ञानिक नामन, हाँ ठीक है, नाम हमको लगा गलत ना हो, नामन बोलमर्ग माने जाते हैं। और इसके हरित क्रांति के जो जनक हैं एमएस स्वामीनाथन। एक कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पे क्या हुआ, गेहूं की तो उत्पाद बहुत तेजी से बढ़ गई, मगर चावल पे बहुत ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। और पंजाब इससे बहुत ज़्यादा वहाँ पे भी ग्रोथ हुआ, और यूपी में गेहूं में ग्रोथ हुआ, चावल में नहीं हुआ था, ऐसा था। इट स्टार्टेड 1966 ड्यूरिंग द लार्जेस्ट पीरियड ऑफ द 3rd 5-year प्लान, एंड द वर्ल्ड ऑफ द कंसिडर द फादर ऑफ द अमेरिकन साइंटिस्ट नॉर्मन बेलगुरॉव, the father of the green revolutions of the MS Swaminathan. The term of the green revolutions was the coin William Gordon।
तो ये 1966 का चला। फिर हरित क्रांति में मोटे अनाज को हम लोग ज़्यादा प्रमोट करें, वही बात जो हम आपको बताए अभी। यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिलेगा कि हरित क्रांति में उन्नत बीज हाई एल्ड वैरायटी का प्रयोग को बढ़ावा दिया गया और हरित क्रांति में मोटे अनाज का उत्पादन पर जोर दिया गया। जो मोटे अनाज के उत्पादन थे उस पर बहुत तेजी से जोर मिला और इसमें गेहूं का उत्पादन पे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई, मगर धान के उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा इस तरीके से। और दलहन पे और पे तो घट गई थी। जो दलहन खेती थी और तिलहन यानी जिससे ऑयल हम लोग खाने वाला ऑयल जो लेते हैं वो घट गई थी, उसका प्रोडक्शन क्या हुआ था, डाउन हुआ था। यही बात है। इन द ग्रीन रिवोल्यूशन द यूज ऑफ द हाई एल्डिंग द वैरायटी ऑफ द improved seed was promoted. In the green revolution emphasized led the production of the course of the grain, यानी वही बात इसमें भी कि विड्स तो बढ़ा था और राइस जो हो गया था वो कांस्टेंट रहा था, और तेलहन यानी जो पल्स के लिए था और ऑयल की चीजें थी वो क्या हो गई थी, घट गई थी। ठीक। द्वितीयक में फिर ग्रीन रिवोल्यूशन चला और यही बात यहाँ पे हरित क्रांति में यूपी में शामिल किया गया था। इससे सर्वाधिक लाभ पंजाब को हुआ था। ये बात है कि यहाँ पे जो हम आपको बोले थे अभी कि पंजाब को ज्यादा लाभ होगा। द्वितीय हरित क्रांति की बात है, इसमें आनुवंशिक रूप से वृद्धि किए गए फसल को बोते थे और फसलों में जेनेटिकली मॉडिफाई फसल कहते हैं, मॉडिफाई होगा। ठीक है। द सर्टेन ग्रीन रिवोल्यूशन इज द शामिल यूपी को किया गया था और पंजाब को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिला। यही बात यहाँ पे है। ओके, आप लोग को सब समझ आ रहा है ना? ठीक। सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन है जनरली emphasize the crop of the throne and crop is called of the genetically modified GM crops। इतनी बात क्लियर होगी। आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लो, ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन वाले आप लोग क्या करना, नोट डाउन कर ले। ठीक है, यहीं तक था। तो चलिए, कल हम लोग जो पंचवर्षीय योजना बाकी है, फोर्थ से के कुछ और भी बाकी रह गए हैं, तो 5 से लेकर हम लोग 12 तक पंचवर्षीय योजना को खत्म करेंगे और प्लानिंग कमीशन की जो बात अधूरी रह गई है वो बात भी हम लोग पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, लेक्चर को कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और आप लोगों से भी। तो अब आप लोग को एक काम करना है, ऑनलाइन वाले को, कि आप लोग जाकर कमेंट बॉक्स में देखिए, लाइक सब्सक्राइब करिए चाहे मत करिए, कमेंट में लिख दिया करिए, कुछ तो फीडबैक दिया करिए ना। कमेंट देख लेते हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ आप लोग कुछ तो इंटरेस्टेड हो। ओके, थैंक यू।